जो टॉपिक है वह सामान्य अध्ययन विषय पर आधारित है, जिसमें हम सामान्य अध्ययन से संबंधित विषयों को हल करेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। पहला प्रश्न है कि अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को तिल ताड़ का देश कहा जाता है। ऑप्शन है कीनिया, सोमालिया, नाइजीरिया या फिर युगांडा। इसका सही जो आंसर है वह आपका है नाइजीरिया। नाइजीरिया को तिल ताड़ देश कहा जाता है। नाइजीरिया जो है यह अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। ठीक है। और यहाँ नाइजीरिया के दक्षिण में जो है, नाइजीरिया के अगर दक्षिण की बात की जाए तो यहाँ पर गिनी की खाड़ी स्थित है। नाइजीरिया के दक्षिण में जो है वो गिनी की खाड़ी है। नाइजीरिया के दक्षिण में गिनी की खाड़ी है और यह अटलांटिक महासागर का एक कोना है। और नाइजीरिया की राजधानी जो है वो कह सकते हैं अबुजा है, कि नाइजीरिया की राजधानी जो है वो अबुजा है। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका के संबंध में किन दो नदियों के संबंध में कौन सा कथन जो सत्य है। पहला है कि लिम्पोपो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। दूसरा है कांगो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसका सही जो आंसर है कि केवल एक सत्य है, केवल 2 सत्य हैं, एक और दो दोनों सत्य हैं, या फिर ना तो एक सत्य है और ना ही 2 सत्य हैं। तो जो इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया असत्य हैं। मतलब ना तो पहला का सत्य है ना दूसरा सत्य, क्योंकि लिम्पोपो नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार ना काटकर मकर रेखा को 2 बार काटती है, जबकि कांगो नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो पहला जो है लिम्पोपो नदी मकर रेखा को काटती है और कांगो नदी विषुवत रेखा को काटती है। और भारत की जो एक नदी है जिसका नाम है माही जो है वह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 कि अर्जेंटीना में स्थित चाको के मैदान प्रसिद्ध हैं कपास उत्पादन के लिए, ऊन उत्पादन के लिए, गेहूं उत्पादन के लिए या फिर कोयला उत्पादन के लिए। इसका सही जो आंसर है वो आपका है कपास उत्पादन के लिए। अर्जेंटीना में चाको का मैदान कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगर अर्जेंटीना की बात करें, अर्जेंटीना जो है वह दक्षिणी अमेरिका का, साउथ अमेरिका का जो है वह दूसरा सबसे बड़ा देश है। और यहाँ के जो अर्जेंटीना में जो शुष्क घास के मैदान हैं, शीतोष्ण जो घास के मैदान हैं उन्हें पम्पास कहा जाता है। शीतोष्ण घास के जो मैदान हैं इन्हीं को पम्पास कहते हैं। इन्हीं मैदान को पम्पास के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी स्थित है ब्रिटेन में, न्यूजीलैंड में, दक्षिण अफ्रीका में और या फिर फ्रांस में। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है और यहाँ की जो न्यूजीलैंड की सबसे जो चोटी है उसका नाम है माउंट कुक। सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट कुक है। और न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहते हैं। और न्यूजीलैंड में जनजाति है जिसका नाम है माओरी। न्यूजीलैंड में जनजाति है उसका नाम है माओरी। और न्यूजीलैंड की राजधानी जो है वो है वेलिंगटन। इसकी राजधानी जो है वो है वेलिंगटन। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए कथन और कारण हैं और इसमें एक दूसरे के बारे में बात की गई है कि अभिकथन है कि उत्तरी गोलार्ध में तापमान विषमताएं अधिक प्राप्त होती हैं और उत्तरी गोलार्ध में जलभाग की अधिकता है। तो कौन सा कथन सही है? मतलब कि ए आर दोनों सही हैं और उसकी सही व्याख्या करता है। बी ए आर सही है, आर गलत है। ठीक है, इस प्रकार से जो दिए हैं वो बताना है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए। दोनों जो हैं कथन सही हैं और इसकी एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, इसलिए ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि क्षोभ मंडल के संबंध में कौन सा कथन एक सत्य नहीं है। ऑप्शन है संवहन धाराएं इसी मंडल में पाई जाती हैं, जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में प्रभावित होती हैं और क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। और डी ऑप्शन
सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि सभी कथन जो हैं इसके सत्य हैं। संवहन धाराएं क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में प्रभावित होती हैं। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है और यह धरातल की बात करें तो धरातल से कम 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती हैं। और इसकी जो क्षोभ मंडल की जो सबसे ऊपरी जो परत होती है उसे कहा जाता है ट्रोपोपॉज। उसे हम ट्रोपोपॉज कहते हैं, उसे हम ट्रोपोपॉज के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल का प्रभाव अधिकतम होता है और ध्रुवों पर कोरियोलिस बल का प्रभाव जो है वो शून्य होता है। असत्य कथनों पर चयन करना है कि केवल 1 और 2, ना तो 1 ना ही 2, केवल 1 या केवल 2। जिसका सही जो आंसर है वो है, इसमें जो दोनों कथन दिए गए हैं दोनों ही ना तो सत्य हैं, दोनों कथन जो हैं वो सत्य हैं, इनमें कोई भी कथन असत्य नहीं है कि विषुवत रेखा पर कोरियोलिस का बल का प्रभाव अधिकतम होता है और ध्रुवों पर कोरियोलिस बल का प्रभाव शून्य होता है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए एक कथन और यह कथन है जिस पर आपको हल करना है कि चिनूक को हिमभच्छी पवन भी कहते हैं और यह पवन शीतकाल में अधिकतर समय बर्फ को पिघलाकर चारागाहों के पशुओं के लिए उपयोगी बनाती है। इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। ए जो कथन है दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। चिनूक को हिमभच्छी पवन भी कहते हैं क्योंकि यह शीतकाल में बर्फ को पिघलाकर चारागाहों को भोजन प्रदान करने के लिए उपयोगी बनाती है। और यह चिनूक जो हवा है यह रॉकी पर्वत के सहारे पूर्वी ढाल के सहारे निकलकर यह कह सकते हैं चिनूक जो है एक गर्म हवा है। चिनूक जो है वह एक गर्म हवा है और एक शुष्क पवन है। गर्म हवा और शुष्क पवन है। अगला प्रश्न है हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक विभाग सिंधु और सतलज नदियों के मध्य स्थित है? असम हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय या फिर कुमायूं हिमालय? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय जो है यह सिंधु और सतलज नदी के बीच है। सिंधु और सतलज नदी के बीच है और इसके बीच की जो लंबाई है वो कम से कम 500 किलोमीटर है। इसकी लंबाई जो है वो 500 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी कहाँ स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ी पर, नल्लामलाई की पहाड़ी पर, नीलगिरी की पहाड़ी पर या बाबा बुदन की पहाड़ी पर? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, अन्नामलाई की पहाड़ी पर। अन्नामलाई की पहाड़ी पर ही अनाईमुडी चोटी स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 2695 इसकी ऊंचाई है। और कह सकते हैं नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो बात करें, अगर नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो उसका नाम है दुद्धा बेटा। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी जो है नीलगिरी पहाड़ी की वो है दुद्धा बेटा और इसकी है ऑलमोस्ट 2637। सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपकी दुद्धा बेटा है नीलगिरी पहाड़ी की। 2637 ये है दुद्धा बेटा की ऊंचाई। अगला प्रश्न है यूरोप के कौन से 2 देश मिलकर आइबेरिया कहलाते हैं? स्पेन और पुर्तगाल, फ्रांस और जर्मनी और इटली या फिर इंग्लैंड और फ्रांस? इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, स्पेन और पुर्तगाल मिलकर आइबेरिया बनाते हैं। यूरोप के महाद्वीप के सबसे बड़े प्रायद्वीपों में स्कैंडिनेवियाई, आइबेरिया, बाल्कन और पेनाइन आते हैं।
अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण और सुरक्षा संबंधी अधिकारों का उल्लेख है। ऑप्शन 19 अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 17। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण जो है वो अनुच्छेद 29 में दिया गया है। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थानों की जो स्थापना है, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 17 में जो है वो अस्पृश्यता का अंत दिया गया है और अनुच्छेद 24 में जो है वो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ऐसे कारखानों में काम करने से रोकना है जिससे उनके बाल मन पर बुरा प्रभाव पड़ता हो। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन और कारण है कि नियंत्रण महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पदच्युत किया जा सकता है, और दूसरा है नियंत्रण के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो कूट के आधार पर इसको चयनित करना है। तो इसका सही जो आंसर है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। तो ये कथन जो है वो पूर्णतया गलत है। और दूसरा कथन जो है कि सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये पहला गलत है और दूसरा पहला गलत है और दूसरा सही है। तो डी ऑप्शन जो है इसका सही है। और महालेखा नियंत्रक परीक्षक की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 148 के तहत और संविधान के भाग 5 में दी गई है। संविधान के भाग 5 में दी गई है और राष्ट्रपति के द्वारा उसी रीत से हटाया जा सकता है जिस रीत से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है, और दूसरा है अवकाश प्राप्ति के पश्चात उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत कर सकता है। इसका सही जो आंसर है वो आपका है केवल एक, केवल दो, दोनों या दोनों। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है, मतलब कि दोनों कथन जो हैं वो सत्य हैं। ठीक है, दोनों कथन सही हैं। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते जो हैं, वेतन भत्ते और पेंशन भारत की संचित नीति पर भारित होते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते जो हैं वो राज्य की संचित नीति पर और पेंशन जो है वो भारत की संचित नीति पर भारित होते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 262, 263, 264 या 265? इसका जो सही आंसर है वो आपका है अनुच्छेद 263। 263 में इसका वर्णन किया गया है और इस परिषद का प्रमुख कार्य जो है केंद्र राज्यों के बीच जो समन्वय को स्थापित करना है, और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है वो 1990 में किया गया था। पहली बार 1990 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 315(2) के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग की व्यवस्था की गई है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा या फिर संबंधित राज्यों की विधानसभा के द्वारा। तो इसका सही जो आंसर है, अगर संयुक्त आयोग की व्यवस्था की गई है तो इसके लिए सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? एक तरफ संप्रदाय है और एक तरफ उसके संस्थापक हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? बरकरी संप्रदाय के कौन है? धरकरी के हैं और रामावत के कौन है? तो इसका कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। सॉरी, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, क्योंकि रामावत जो संप्रदाय है इसके जो संस्थापक हैं वो आपके रामानंद हैं। इसके संस्थापक जो हैं वो रामानंद हैं, और रामानुज जो हैं वो श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक हैं। श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन फफूंद जनित रोग नहीं है? ऑप्शन है दमा, एथलीट फुट, खसरा या फिर गंजापन। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, खसरा। खसरा जो है वह आपका विषाणु जनित रोग है। खसरा जो है वो विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। और इसका वाहक जो है, खसरा का जो वाहक है वो है पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो वायरस के कारण यह विषाणु से फैलता है और यह त्वचा को प्रभावित करता है। जबकि एथलीट फुट की बात करें, गंजापन की बात करें, दमा की बात करें, तो ये सब जो हैं वो फफूंद जनित रोग हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन वर्ष 1981 में किया गया था। इसके उद्देश्य क्या हैं? ऑप्शन है जीर्ण उद्योगों का पुनरुत्थान करना, निजी उद्योगों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना, सार्वजनिक उद्यमों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना या लघु उद्योगों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसका सही जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है कि जीर्ण उद्योगों का पुनरुत्थान करना। इसका गठन जो है 1981 में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांत प्रकार की है और हरित क्रांति का प्रारंभ तृतीय पंचवर्षीय योजना से माना जाता है और भारतीय हीरा संस्थान जो है वो सूरत में है। तो कौन सा कथन जो है वो सत्य है? ए ऑप्शन, ए और 2, बी 2 और 3, तीसरा सी 1 और 3, चौथा 1 और 2 3, तीनों सत्य हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो तीनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सत्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अमीनो अम्ल प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है? टायरोसिन, एलिनिन, ग्लूटामाइन या फिर अर्जिनिन। इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, टायरोसिन। टायरोसिन प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है और टायरोसिन की जो कमी, जब व्यक्ति में कमी हो जाती है, जब इस अमीनो अम्ल की कमी हो जाती है तो व्यक्ति जो है वो स्वयं को दुखी और सुस्त महसूस करता है, दुखी और सुस्त महसूस करता है। अगर टायरोसिन जो अमीनो अम्ल है और तो व्यक्ति अपने आप को दुखी और सुस्त महसूस करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है विटामिन B5, विटामिन B9, विटामिन B12, विटामिन B2। एक तरफ इनके जो विटामिन से विटामिन दिए गए हैं और उनके रासायनिक नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही सुमेलित जो नहीं है वो आपका है डी, B2। B2 को जो है वो फ्लोक्विनोन नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं राइबोफ्लेविन। और फ्लोक्विनोन जो है वो विटामिन के को कहा जाता है, इसलिए सही आंसर डी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक नदी का उद्गम स्थल मैकाल पठार नहीं है? गोदावरी, नर्मदा, सोन या फिर महानदी। इसका सही जो आंसर है, पहले बात करें मैकाल पठार की, तो मैकाल पठार जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसके पश्चिमी भाग से जो मैकाल पर्वत के जो अगर पश्चिमी भाग की बात करें, मैकाल पर्वत के पश्चिमी भाग से जो है नर्मदा नदी निकलती है, पश्चिमी भाग से नर्मदा नदी निकलती है और उत्तरी भाग मैकाल पर्वत के उत्तरी भाग से सोन नदी निकलती है और दक्षिणी भाग से अगर दक्षिणी भाग करें तो गोदावरी नदी निकलती है। दक्षिणी भाग से महानदी निकलती है, दक्षिणी भाग से महानदी निकलती है। तो और गोदावरी नदी का उद्गम जो है वो मैकाल पठार से नहीं है। गोदावरी नदी का उद्गम जो है वो महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकम की पहाड़ी से होता है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण दिए गए हैं कि नाक, कान, गले के डॉक्टर द्वारा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और दूसरा है उत्तल दर्पण पास स्थित वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देता है।
तो इसका जो कोड के आधार पर चयनित करना है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, क्योंकि पहला कथन जो है वो गलत है। क्योंकि नाक कान के डॉक्टर जो हैं वो उत्तल दर्पण का प्रयोग ना करके वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जबकि कारण जो आर है वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ओपेरा हाउस, सिडनी, काबा, मक्का, ग्रेट कैनन, ओरिजोना और मर्डगा पैलेस मिस्र। इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी, कि मर्डगा जो पैलेस है ये आपका मिस्र में नहीं है, ये मर्डगा पैलेस जो है ये आपका इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कथन कारण पर आधारित है कि आर्गन गैस विद्युत बल्ब में भरी जाती है, और दूसरा है इसकी उपस्थिति से तंतु का जीवन काल बढ़ जाता है। तो कूट के आधार पर चयन करना है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, क्योंकि इसके दोनों कथन जो हैं सही हैं और इसके जो है सही व्याख्या करते हैं। आर्गन गैस विद्युत बल्बों में भरी जाती है क्योंकि इसकी उपस्थिति से तंतु का जीवन काल बढ़ जाता है। आर्गन गैस को सुस्त गैस भी कहते हैं, आर्गन गैस को सुस्त गैस की भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कथनों पर विचार करना है कि सूर्य का प्रकाश एवं उष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन है और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। दोनों कथनों में इसका चयन करना है कि केवल एक, कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या दोनों नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दोनों, मतलब ए और पहला और दूसरा कथन जो है वो दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है, स्थलीय जीवन पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है और घास के मैदान में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है, और एक जलीय परितंत्र या तालाब में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। तो कौन सा कथन जो है वो सत्य है? केवल एक दो, दो और तीन, एक और तीन, या फिर एक दो तीन? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है एक दो तीन, मतलब तीनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम सदस्य 60 हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसके अपवाद हैं? ऑप्शन है गोवा, मिजोरम, सिक्किम या फिर त्रिपुरा। इसके सही जो आंसर है 1 2 3, 1 3, 2 3 या फिर 1 2 4। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है 1 2 3, मतलब 1 2 3 जो हैं वो सही है। इसके अब क्योंकि गोवा, क्योंकि सही उत्तर का चयन कीजिए, कौन इसके अपवाद है? तो इसका सही आंसर है गोवा, मिजोरम और सिक्किम। ठीक है। त्रिपुरा जो है, ये त्रिपुरा में जो है इसमें 60 सदस्य हैं। ठीक है। जबकि गोवा में 40, मिजोरम में 40 और सिक्किम में 32 लोकसभा सीटें हैं, सॉरी विधानसभा सीटें हैं। त्रिपुरा में जो हैं वो 60 हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खर्च भारत की संचित निधि पर आधारित है? भारत के नियंत्रण महालेखा की पेंशन, दूसरा राष्ट्रपति का वेतन और तीसरा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन। कूट के चयन करना है, केवल 1 2, 2 3, 1 और 3 या फिर 1 2 3। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी, क्योंकि अनुच्छेद 266 के तहत जो है वो भारत की संचित निधि का प्रावधान है और संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके ही धनराशि भारत की संचित निधि से निकाली जा सकती है। अगर संचित निधि से कोई धन निकालना है तो उसके लिए आपको, इसलिए संसद को विनियोग विधेयक पारित करना होगा। विनियोग विधेयक पारित करके द्वारा ही कोई साल संचित निधि से निकाली जा सकती है, और सभी जो हैं तीनों वो संचित निधि पर ही आधारित है। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से प्रशासनिक विभागों में से कौन सा एक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है? दीवाने बंदगान, दारुल सफा, दीवाने कोही या फिर दीवाने इस्ताहा। इसका सही आंसर है
वो आपका है दीवाने कोही। दीवाने कोही का संबंध जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक से है, मोहम्मद बिन तुगलक से है, मोहम्मद बिन तुगलक से है। बाकी जो सभी हैं वो आपके फिरोज तुगलक से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा एक सही सुमेलित है? विशिष्ट द्वैतावाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, शुद्ध द्वैतावाद वल्लभाचार्य, या फिर उपरोक्त में से सभी सुमेलित हैं? तो इसका सही जो आंसर है वो है कि उपरोक्त में से सभी सुमेलित हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है वो सही। अगला प्रश्न है कि मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ का खजुराहो कहते हैं और यह मंदिर द्वारिका के गुजरात के द्वारिका जिले में स्थित है। सत्य कथन की बात करनी है तो इसका सही केवल 2 सही है, केवल 1 सही है, दोनों सही हैं और या फिर दोनों गलत हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, मतलब इसका केवल 1 सही है कि मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ का खजुराहो कहते हैं और यह गुजरात के द्वारिका जिले में स्थित नहीं है, यह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में, गढ़चिरौली जो जिला है उसमें एक नदी है जिसका नाम है वेनगंगा, वेनगंगा के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य भारत में स्थित निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक सबसे पूर्व में स्थित है? सबसे पूर्व में स्थित है। ऑप्शन है महादेव, मैकाल, सतपुड़ा या फिर छोटा नागपुर। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। अगर पश्चिम से पूर्व की ओर बात की जाए, पश्चिम से पूर्व की ओर बात की जाए तो सबसे पहले जो आती है वो आएगी सतपुड़ा। दूसरे क्रम की बात की जाए तो आएगी महादेव और तीसरे क्रम की बात की जाए तो आएगी मैकाल और चौथे की बात की जाए तो आएगी छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। अगला प्रश्न है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तलचर, महानदी घाटी, कर्णपुरा, गोदावरी घाट, दामोदर घाटी, सिंगरेनी, गोदावरी घाटी, सिंगरौली, नर्मदा घाटी। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो है सिंगरौली। सिंगरौली जो है वो नर्मदा घाटी में स्थित नहीं है, ये सिंगरौली जो है वो सोन नदी घाटी में स्थित है, सोन नदी घाटी में स्थित है और सिंगरौली जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि पावना विद्रोह, संथाल विद्रोह, तानाभगत आंदोलन और एका आंदोलन और कूट के आधार पर इनको चयन करना है। जो संथाल विद्रोह है, ठीक है, संथाल विद्रोह जो है ये आपका हुआ है 1855-56 में, 1855-56 में। और अगर पावना की बात की जाए तो 1873 से 85 तक, सॉरी पावना विद्रोह 73 से 85 से है। ताना भगत जो है वो 1914 में और एका आंदोलन जो है वो 1921-22 में। तो इस प्रकार सही जो हमारा कूट होगा वो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि मोरी बंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का उपविभाग है, टेलीग्राफिक पठार उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है और मानवीय गतिविधियों से परावर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। तो कौन सा जो है इनमें से सत्य है? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी, इसके जो हैं वो सभी जो कथन हैं वो सत्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिए गए और कारण पर आधारित है कि सुई चुभोने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करता और मस्तिष्क में दर्द ग्रहिकाओं का अभाव होता है। तो इसे
कौन सा कथन जो है हो सकती है? इसका सही जो आंसर है वो आपका ए है, क्योंकि सुई चुहानों पर मस्तिष्क को दर्द महसूस नहीं होता है, क्योंकि मस्तिष्क में दर्द ग्राहिकाओं का अभाव होता है, और इसकी सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को फल शर्करा भी कहते हैं? ऑप्शन है माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज या फिर फ्रक्टोज। इसका सही जो आंसर है वो आपका है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज मीठे फलों को मीठे स्वाद, फ्रक्टोज ही जो है वो फलों के मीठे स्वाद का कारण है, और इसे यह कह सकते हैं कि यह एक मोनोसैकेराइड है। अगला प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ये वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं और इन वनों में पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। केवल एक और दोनों सही है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, और ना तो एक सही है ना तो दो सही है। तो इसका सही जो आंसर है वो है कि दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सत्य हैं, मतलब इसका ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर्स के से क्या तात्पर्य है? कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे हैं, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे हैं, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे हैं, या फिर मृदा प्रदूषण को नियंत्रण करने वाले पौधे हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे हैं। ये हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रोपित किए जाते हैं और इनमें से ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। अगला प्रश्न है, बेरी एक पोषण संबंधी विकार है जो थायमिन की कमी से होता है, राइबोफ्लेविन की कमी से होता है, फ्लेवेनोनाइड की कमी से होता है, या फिर फिनॉल की कमी से होता है। इसका सही है बेरी एक पोषण संबंधी विकार है जो आपका थायमिन की कमी से होता है। थायमिन की कमी से होता है। विटामिन B2 को रिबोफ्लाविन के नाम से जानते हैं, और थायमिन को विटामिन B1 के नाम से जाना जाता है। थायमिन को ही विटामिन B1 के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित करना है। एक तरफ संस्थान है और एक तरफ उनकी स्थिति है, जैसे कि राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ है, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान कहाँ है, और अस्थ रोग विकलांग संस्थान कहाँ है। इसका सही जो आंसर है कि 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 और 3 सही है, या 1 2 तीनों सही है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है कि तीनों कथन जो हैं वो सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज, हिंदू कॉलेज, तो इनकी स्थापना उनके सही क्रम में सजाना है। अब जैसे दिल्ली कॉलेज की जो स्थापना है वो आपकी 1824 में हुई थी, 1824 में हुई थी, और मेयो कॉलेज की स्थापना जो है वो 1817 में हुई थी, और हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है वो 1875 में हुई थी। इसलिए इसका सही जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए कि अमलैंड शब्द का अर्थ नगर का प्रतिवेशी क्षेत्र होता है और अमलैंड को हिंटरलैंड भी कहा जाता है। तो कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर दोनों नहीं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है दोनों। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन को और दूसरे को कारण है कि सिलिकॉन एक अर्धचालक है और सिलिकॉन की विद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है पर चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है। कूट के आधार पर इसको चयनित करना है कि कौन सा सही है। तो इसका सही जो आंसर है वो है ए, क्योंकि सिलिकॉन एक अर्धचालक है और सिलिकॉन की विद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक है पर चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है। आज का आखिरी प्रश्न है, महासागर का वह क्षेत्र जहां गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती है। ऑप्शन है थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पाइक्लोक्लाइन, या फिर केमोक्लाइन।
जिसका सही जो आंसर है वो आपका है हेलोक्लाइन। हेलोक्लाइन जो है वो सही आंसर है। तो आज ये था हमारा आज का प्रश्न।